बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन के तमाम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन केस ऑफ रोटेशन। बच्चों, आपने इस चैप्टर में पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम में, लेकिन वो उस वक्त अप्लाई होता है जब बेटा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो। जैसे बेटा हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन बच्चों, जब सर्कुलर मोशन की बात आती है तो हम सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए ऑब्जेक्ट के ऊपर टॉर्क अप्लाई करते हैं, और टॉर्क की वजह से बेटा उसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो हम सिंपल वर्ड्स में कहेंगे, इन रोटेशनल मोशन न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट दैट द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब हमारे पास ये जो रिलेशन हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है इन केस ऑफ रोटेशन। टॉर्क इसमें इक्वल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय एंगुलर एक्सेलरेशन के। हियर टी इज द टॉर्क, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ए इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। और इस फार्मूले को, इस रिलेशन को हम न्यूटन सेकंड लॉ की एनालॉगस फॉर्म भी कहते हैं। दिस लॉ इज द रोटेशनल एनालॉगस ऑफ एफ इज इक्वल टू एम में, क्योंकि टॉर्क बच्चों हमारे पास होता है रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो एफ की जगह हमारे पास टॉर्क आ गया। जबकि आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को शो कर रहा है, ए जो है हमारे पास ये लीनियर एक्सेलरेशन को शो कर रहा है यहाँ पर, और अल्फा जो है ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। तो इस लॉ को हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन केस ऑफ रोटेशन कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द पोजीशन ऑफ अ डाइवर व्हाइल डाइविंग इन अ पूल। बच्चों, जब डाइवर स्प्रिंग बोर्ड के ऊपर से जंप करता है तो अपनी बॉडी की पोजीशन चेंज करता है। उसकी रीजन ये होती है, इस पॉइंट के ऊपर जब वो अपनी टांगों को हाथों से पकड़ लेता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी और वो इजीली स्पीड से अपने एक्सिस के लिए घूम सकता है। और जैसे ही पानी के अंदर वो स्मूथ एंट्री करना चाहे तो बेटा अपनी बॉडी को मैक्सिमम एक्सटेंड कर लेता है, जिससे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाता है और एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी और इजीली वो पानी के अंदर इंटर हो सकता है। When a diver pulls in arms and legs, the moment of inertia decreases and angular velocity increases, so the diver spin faster. When arms and legs are stretched out, the moment of inertia increases and angular velocity decreases. So the spin slows down. This is due to the conservation of angular momentum. L is equal to I omega. यहाँ पर L जो है एंगुलर मोमेंटम को शो कर रहा है, I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, और ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी को शो कर रहा है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, हाउ डू वी गेट बटर फ्रॉम द मिल्क। बच्चों, जब हम मिल्क को एक सर्कुलर पाथ पे घुमाते हैं, इस चैप्टर में हमने डिटेल से पढ़ा था, तो जो उसका थिक पार्ट होता है, जो उसका भारी पार्ट होता है, वो बाउंड्री पे चला जाता है। जो हल्का पार्ट होता है, जिसको हम मक्खन का नाम देते हैं, बटर का नाम देते हैं, वो सेंटर के करीब रहता है। और हम इस मेथड की मदद से इजीली बटर को आराम से उसके अंदर से अलग कर सकते हैं। बटर इज obtained बाय द प्रोसेस ऑफ churning। व्हेन मिल्क इज rapidly rotated, the denser liquid milk move outward while the lighter fat particle butter comes together in the center. This separation occurs due to centrifugal force acting on the mixture। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 3.4, mass is a measure of inertia in a linear motion. What is the analogous in rotational motion? इनर्शिया जो होता है वो mass को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन रोटेशनल मोशन के अंदर हम वर्ड यूज करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो है वो इक्वल होता है एम आर स्क्वेयर के। जिस तरह मैस जो है इनर्शिया में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो रोटेशनल मोशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। In linear motion, mass resists changes in velocity. In rotational motion, analogous is moment of inertia. It depends on both mass and distribution of mass about the axis of rotation. Greater the moment of inertia, the harder it is to change the rotational state of the body। मतलब जितना ज़्यादा moment of inertia ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा सर्कुलर पाथ में उस ऑब्जेक्ट को घुमाना मुश्किल होगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, why it is harder to for a car to take turn at higher speed than a lower speed। सवाल में पूछा जा रहा है आपसे, एक कार को हाई स्पीड में टर्न करना मुश्किल क्यों होता है, जबकि लो स्पीड में वो आराम से किसी भी पाथ पर टर्न कर सकती है।
जब बच्चों कर्व पाथ के ऊपर टर्न करना होता है, ये कर्व पाथ के ऊपर किसी भी चीज़ ने घूमना होता है, तो बच्चों हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। स्पीड ज़्यादा होगी तो हमें ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगी, लेकिन अगर स्पीड कम होगी तो हमें कम सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगी। और गाड़ी के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है बेटा, वो हमारे पास टायर और रोड की फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है। और अगर हम हाई स्पीड में टर्न करेंगे तो बेटा इतनी ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स हमें टायर और रोड की फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं करेगी कि हम आराम से टर्न कर सकें। व्हेन अ कार टेक्स अ टर्न, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। द फोर्स नीडेड इज F इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। यहाँ पर अगर आप देखें तो वेलोसिटी अगर फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो फोर्स भी हमें ज़्यादा चाहिए होगी। एट हायर स्पीड वी द रिक्वायर्ड फोर्स इंक्रीज, सो इट बिकम हार्डर टू टेक द टर्न। एट लो स्पीड द फोर्स इज स्मॉलर, सो द कार कैन टर्न इजीली। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 3.6, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग रेयर व्हील ऑफ हैवी व्हीकल कंसीडर्ड बाय डबल टायर्स। डबल टायर डिस्ट्रीब्यूट द वेट ऑफ हैवी व्हीकल ओवर अ लार्ज एरिया, reducing the pressure on the road. They also provide a greater stability, prevent sinking on a soft surface. Additionally, one tire bursts, the other can support the vehicle for safety. बच्चों सवाल में पूछा जा रहा है आपसे कि हमारे पास जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उनके डबल टायर्स हम क्यों यूज़ करते हैं, मतलब सिंगल टायर्स यूज़ क्यों नहीं करते। बच्चों इसकी दो रीजंस हैं। एक रीज़न ये है कि जो लोड होता है हैवी व्हीकल्स के ऊपर, सामान का जो लोड होता है वो सारे का सारा लोड एक सिंगल टायर के ऊपर ना आए, जिससे बेटा हमारे पास टायर और रोड ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरी रीज़न ये होती है बच्चों हमारे पास, अगर एक टायर खराब हो जाए, एक टायर फट जाए हाई प्रेशर की वजह से, तो दूसरा टायर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे उस व्हीकल को। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 3.7, व्हेन अ मूविंग कार टर्न अराउंड अ कॉर्नर टू लेफ्ट इन व्हाट डायरेक्शन डू द ऑक्यूपेंट्स टेंड टू फॉल, एक्सप्लेन ब्रीफली। आपको कहा जा रहा है अगर एक गाड़ी जो है बेटा वो लेफ्ट टर्न करती है, तो जो लोग उसके अंदर बैठे हैं वो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। बच्चों आपको मालूम है हर बॉडी का इनर्शिया एग्जिस्ट करता है। जब आप गाड़ी को लेफ्ट टर्न करेंगे, मतलब इस डायग्राम में अगर आप फोकस करें, तो बेटा बॉडी का जो आपकी इंसान की बॉडी का इनर्शिया है वो उसको स्ट्रेट लाइन में रखना पसंद करेगा। लेकिन जब गाड़ी टर्न होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया राइट साइड पे इन स्ट्रेट लाइन में होने की वजह से ऑब्जेक्ट्स जो है बेटा वो राइट साइड की तरफ मूव करेंगे। The occupants tend to fall outward. This is due to inertia. Their bodies resist the change in direction and try to continue in straight line. As a result, they feel pushed outward, which is sometimes called the effect of centrifugal force. नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 3.8, वाई इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। In a uniform circular motion, velocity continuously changes direction. The change in velocity always directed toward the center of circle. Hence, the acceleration is called centripetal acceleration. This inward acceleration keeps the body in circular motion instead of moving a straight line. अच्छा, सर्कुलर पाथ के ऊपर हर पॉइंट पे बॉडी की डायरेक्शन चेंज होती है, मतलब हमारे पास जो उसकी डायरेक्शन होती है वो टेंजेंट टू द सर्कल होती है, जैसे हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के टॉपिक में समझा था। लेकिन जो सेंट्रीपिटल फोर्स की एक्सेलरेशन है वो उस ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींच के रखती है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता रहता है। अगर ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट ना करें, वो बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगी, क्योंकि बॉडी के पास अपनी वेलोसिटी होती है, सिर्फ उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसकी डायरेक्शन चेंज करती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स और बॉडी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती है, बॉडी की वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं करती। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज एन एस्ट्रोनॉट फील वेटलेसनेस व्हाइल ऑर्बिटिंग फ्रॉम द अर्थ इन अ स्पेसशिप। बच्चों आपको कहा जा रहा है एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो स्पेसशिप्स के अंदर वेटलेसनेस क्यों फील करते हैं, क्योंकि बच्चों हमने वेटलेसनेस के टॉपिक में ये बात समझी थी। स्पेसशिप्स के साथ साथ जो उसके अंदर जितने भी लोग होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो ज़मीन की तरफ एक्चुअली गिर रहे होते हैं। और गिरने की वजह से बेटा, जैसे अगर कोई चीज़ हवा में गिर रही होती है वो अपना वेट फील नहीं कर सकती,
इसी तरह जो एस्ट्रोनॉट्स और बाकी चीज़ें होती हैं स्पेसशिप्स के अंदर, वो अपना वेट फील नहीं करती क्योंकि वो फ्री फॉल ज़मीन की तरफ गिर रहे होते हैं। And astronauts feel weightlessness because both spaceships and the astronauts are in free fall toward the Earth with the same acceleration due to gravity. Since there is no normal reaction force acting on the astronauts, he feel weightless. This condition is called apparent weightlessness. Apparent मतलब real weightlessness नहीं होती, परमानेंट तौर पर उनका वेट खत्म नहीं होता, उन्हें जस्ट फील होता है कि उनका वेट जो है वो नहीं रहा। जैसे फ़र्ज़ करो अगर आप कहीं से जंप करते हैं और डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो ड्यूरिंग फ्लाइट, ड्यूरिंग जंप आपको फ़ील होगा कि आपका वेट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये था बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़।